Hello students, this is C. Devakar Gupta and today we are going to start debentures and the second part of debenture we are going to start here. तो आप सब लोग अपने कॉपी और पेन लेके आ जाएं। हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं डिवेंचर के पार्ट 2 में। सबसे पहले आज हम देखेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक अभी छूटा हुआ है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हम ये देखेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व जो हमारी बुक्स में आ जाता है ड्यू टू इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स ऑन प्रीमियम, उसको हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम आगे फर्दर देखेंगे जो हमारा इशू ऑफ कंसेप्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक हमने एक नॉर्मल जनरल एंट्रीज देखी थी, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा यहाँ पर। हम जो आगे डिवेंचर्स में अभी इशू करेंगे उनको रिडम्पशन के हिसाब से देखेंगे कि वहाँ पर और कौन सी जनरल एंट्रीज बढ़ती हैं, और साथ साथ हम जो भी ICAI के मॉड्यूल में जो भी इलस्ट्रेशंस हैं उन पर डिस्कस करेंगे आज। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो कंसेप्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आप लोग नोट डाउन करें। सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है आज का, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अंडर सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनी एक्ट 2013। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। तो सबसे पहले यूटिलाइजेशन जो है हमारा यहाँ पर, फॉर यूजिंग fully paid up bonus shares, fully paid up bonus shares on existing equity shareholders, equity shareholders. Second, for purchase of own equity shares, that is buyback of शेयर्स। अभी हम समझेंगे बाईबैक क्या होता है, पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड पॉइंट है हमारा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड, और राइटिंग ऑफ कमीशन expenses incurred due to issue of securities. Security means shares or debentures. Fourth, writing off preliminary expenses। फिफ्थ पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग
प्रीमियम पेबल ऑन redemption of redeemable preference shares capital और डिवेंचर्स। यहाँ पर ये कह रहा है, लास्ट वाले पॉइंट में डिवेंचर्स की बात कर रहा है। यहाँ पर ये डिवेंचर्स के चैप्टर से रिलेटेड है। अभी हम जो कंसेप्ट करने वाले हैं आगे, जब हम इशू ऑफ डिवेंचर्स देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, तो उस केस में यहाँ पर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स। तो डिवेंचर को जिस समय हम रिडीम करेंगे उस समय अगर डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम होगा तो वहाँ पर जो भी प्रीमियम पे हम डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं तो वो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं वहाँ पे अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को वहाँ पे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम जब भी हम कभी कोई शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे या फिर कोई डिवेंचर इशू करते हैं तो उस टाइम पर हमारी बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर हमारी एक तो शेयर कैपिटल आ जाती है, साथ साथ हमारे फ्री रिजर्व्स आ जाते हैं, उसके अलावा हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स भी आते हैं। तो ये जो हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स हैं, यहाँ पे जो भी अमाउंट हमारा मेंशन्ड होता है इसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हमारा इधर एसेट साइड में भी होता है, चाहे वो कैश के रूप में हो, बैंक के रूप में हो, या फिर वो किसी एसेट में वो पैसा हमारा इन्वेस्ट हुआ हो। तो उस केस में ये कह रहे हैं कि जो इतना पार्ट है ये रिस्ट्रिक्टिव रिजर्व होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व्स। ये रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन जो है हर केस में संभव नहीं है। इनके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि चूंकि ये रिजर्व जो है हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं तो इनका यूटिलाइजेशन भी जब भी सिक्योरिटीज़ की बात आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम करवाएंगे। तो जो लॉ कह रहा है, कंपनीज एक्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे थे पीछे, तो कंपनीज एक्ट ने क्या क्या बताया, 5 जगह पे आप कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। तो सबसे पहले इसने बोला है कि जहाँ पे भी बोनस इशू होगा, हमारा फुली पेड बोनस इशू होगा, और किसको होगा? एग्जिस्टिंग वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब भी कोई बोनस इशू किया जाएगा तो वहाँ पर बोनस इशू के टाइम पे कोई पैसा हमें रिसीव नहीं होता है। तो उस समय जब पैसा रिसीव नहीं हो रहा है लेकिन हमारी शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी, तो क्या होगा? हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से पैसा निकल करके हमारी शेयर कैपिटल में मर्ज हो जाएगा, हमारे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे, हमारी बैलेंस शीट पे कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं आता है, केवल हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स में इंक्रीज़ हो जाता है, हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से उतना पैसा निकल करके हमारी शेयर कैपिटल में चला जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि जब कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर्स को परचेज करे, ऐसा कब होता है? जब भी कंपनी के पास में फंड्स अच्छे होते हैं, यानी कि उनके पास पैसा एडिशनल पड़ा होता है। तो उस टाइम पर कंपनी सोचती है अभी मेरे पैसे का यूटिलाइजेशन तो हो नहीं रहा है, बेकार में जो भी शेयर होल्डर्स हैं मुझे एक्स्ट्रा डिविडेंड पे करना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा डिविडेंड कैसे पे करना पड़ रहा है? जब भी मैं कंपनी का P&L बनाऊंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि एडिशनल कोई फंड लग नहीं रहा है तो मेरी कोई एडिशनल इनकम जनरेट नहीं हो रही है, टू एक्सपेंसेस बाई GP यानी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में जो मेरा 2 NP नेट प्रॉफिट आता है, यही नेट प्रॉफिट में से 2 पार्ट हो जाते हैं। कुछ तो मेरा फ्री रिजर्व में चला जाता है यहाँ पर, और कुछ मेरा डिविडेंड के रूप में मैं शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो ये जो शेयर होल्डर को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँगा तो यहाँ पे अब मेरा फंड की यूटिलाइजेशन ज़्यादा है नहीं, तो डिविडेंड जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे मुझे सबको देना पड़ेगा। तो उस टाइम पर ये कह रहे हैं कि जो भी डिविडेंड आप दे रहे हो उस डिविडेंड को भी बचाया जा सकता है, क्योंकि फंड आपके पास एक्स्ट्रा है। आप क्या करो, शेयर्स को बाईबैक कर लो, चाहे प्रीमियम पे कर लो चाहे एट पार कर लो, जिस तरीके से भी आप शेयर को बाईबैक कर सकते हो बाईबैक कर लो, और उसका डिविडेंड आपको नहीं देना पड़ेगा क्योंकि शेयर होल्डर ही नहीं बचेंगे। तो उस केस में कैपिटल में से आप पैसा दे दो और कंपनी खुद अपने शेयर्स को परचेज कर लेती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बाईबैक के टाइम पर भी जब आप पेमेंट कर रहे होगे तो हो सकता है आप पूरा का पूरा पेमेंट भी कहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। आप कैपिटल, अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस मत करो,
क्योंकि शेयर कैपिटल तो अल्टीमेटली शेयर्स तो रहेंगे पर वो कंपनी के अकाउंट पे आ जाएंगे, या फिर कंपनी के जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं वही अपने शेयर्स को क्या कर लेते हैं, अपने अंडर में कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये कंसेप्ट है सेकेंड वाले पॉइंट में हमारे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है थर्ड पॉइंट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा राइट ऑफ डिस्काउंट अलाउड कमीशन एक्सपेंसेस इनकर ड्यू टू इशू ऑफ सिक्योरिटी। अब जब भी कोई शेयर्स इशू हो रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो रहे हैं, या फिर हम डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है आपने डिस्काउंट पे इशू किया हो, 100 रुपये का जो भी हमारा स्टॉक था आपने कितने का 90 का दे दिया है, तो उस टाइम पे जो 10 रुपये का आपको जो ये एक्सपेंस बियर कर रहे हो, अब जो लॉस हो रहा है आपको डिस्काउंट के रूप में, इसको भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम में से माइनस कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में कह रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे वो होते हैं जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हों और उस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले के जो भी खर्चे होते हैं प्रमोटर्स के द्वारा या फिर जो भी प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर हैं, उनके द्वारा जो भी एक्सपेंसेस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले के होते हैं वो बल्क एक्सपेंसेस होते हैं। उनको अकाउंटिंग के टाइम पे हो सकता है कि हम P&L में फर्स्ट ईयर में पूरा चार्ज ना करें, उनको हम अपनी बैलेंस शीट के डेबिट साइड में दिखा देते हैं, वहाँ पे हम प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस के नाम से उसको शो करते रहे। शो करने के साथ साथ उसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं ओवर द पीरियड। तो ये कह रहे हैं कि जब तुम उसको राइट ऑफ करो तो क्या करो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक तरफ बैलेंस शीट में खड़ा होगा, दूसरी तरफ तुम्हारा वो एक्सपेंस खड़ा होगा। तो जिस समय तुम उसको राइट ऑफ करो तो उससे एक तरफ से लाइबिलिटी साइड से क्या कम कर लोगे, अपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व राइट ऑफ कर लो, और दूसरी तरफ तुम अपना क्या कर दो, जो तुम्हारा ये खड़ा हुआ है प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, उनको वहाँ से हटा दो धीरे धीरे। तो ये कह रहे हैं राइट ऑफ कर सकते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी फोर्थ पॉइंट में। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स। तो यहाँ पर जो ये बात कर रहा है डिवेंचर्स, हम बात कर रहे हैं डिवेंचर टॉपिक की, तो हम डिवेंचर के ऊपर बात कर लेते हैं। अब हम आगे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं डिवेंचर्स का रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर हम ये सीखेंगे कि जिस समय भी हम डिवेंचर्स को इशू कर रहे होते हैं तो उसी समय हमें ये पता होता है कि हमारा डिवेंचर जो है वो रिडीमेबल एट पार है या फिर एट प्रीमियम है। मैंने आपको ऑलरेडी डिवेंचर सर्टिफिकेट दिखाया हुआ था, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, जो डिवेंचर हमारा प्रीमियम पे होने वाला है पे, तो उस टाइम पर जो हमारा पार वैल्यू, हमारी जो पार वैल्यू होती है, पार वैल्यू माइनस जो हमारी रिडम्पशन वैल्यू होती है, तो इसमें जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस बेसिकली हमारा क्या होता है, एक तरीके का खर्चा है। ये हमारा ये खर्चा हो सकता है कि हमने 1 साल के लिए डिवेंचर इशू किया हो तो पूरे उसी साल में राइट ऑफ हो जाते हैं। हो सकता है कि हमने 5 सालों में या 10 सालों में या 3 साल में या जितने भी साल का हमने डिवेंचर इशू किया है, जो भी उसका टर्म है, डिवेंचर जब भी मेरा रिडीम होगा उतने सालों, उतने नंबर ऑफ ईयर से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ये मैं एक सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ, अभी कंसेप्ट आगे आएगा तो उसमें हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक हमारा फ्लक्चुएटिंग भी होता है वेरिएबल, और एक हमारा फिक्स जो पोर्शन होता है जहाँ पे हम लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द डिवेंचर करते हैं। तो दोनों केसेस अलग अलग हैं, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम उस खर्चे को प्रोपोर्शन में जितने जितने साल के लिए डिवेंचर इशू किया जाता है उतने प्रोपोर्शन में उस खर्चे को हम क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि उस खर्चे को आप बांटेंगे भी और साथ साथ क्या करेंगे, उस खर्चे को आप अपने उधर बैलेंस शीट में दिखा देंगे और साथ साथ अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से क्या करते रहेंगे, यूटिलाइज करते रहेंगे और उसको माइनस करते रहेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम का, जो कि अंडर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट आता है। आगे अब हम बढ़ते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है हम उसकी तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम redemption point of view। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने रिडम्पशन के हिसाब से
अलग अलग कंसेप्ट दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे है, ये कह रहा है डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। ऐसे आगे आएगा डिवेंचर इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इस तरीके से 5-6 अलग अलग कंसेप्ट इंस्टीट्यूट की बुक में यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल है, उसका एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में भी दिया हुआ है। हम एक एक करके टॉपिक को डेवलप करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसके इलस्ट्रेशन करके आगे बढ़ेंगे। तो दोनों काम हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमारा है, आइए नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा केस 1, इशू एट पार, issue at par and redemption at par। यहाँ पे हमारा जो डिवेंचर है इसको हम 100 रुपीज़ एट पार मान लेते हैं। ये हमारी अजम्पशन है, इससे हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो इसमें जो हमारी जर्नल होगी, जर्नल एंट्री, यहाँ पे जो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी आ जाएगी उसमें आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव हो जाएगी। ये एंट्रियाँ अलग अलग भी हो सकती हैं और मैं यहाँ पे अभी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री को मर्ज करके डाल रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हम अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम समझ रहे हैं। और जनरली डिवेंचर में हमें पूरा पैसा एक साथ मिलता है, हालांकि इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, बट जनरली ऐसा होता है कि डिवेंचर में पूरा पैसा, क्योंकि एज अ लोन हमें मिल रहा होता है, तो पूरा पैसा हम जनरली एक साथ मंगाते हैं। लेकिन अगर एक मोटा अमाउंट एक साथ आ जाता है, पर हो सकता है कि हम कॉल के लिए भी कुछ छोड़ दें। जैसा कि मैंने आपको जो डिवेंचर सर्टिफिकेट दिखाया था उसमें 60 रुपीज़ जो है उसने एक साथ मंगाए हुए थे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, और जो एक कॉल मंगाई हुई थी वो 35 रुपीज़ की थी। टोटल 95 उसको रिसीव करने थे। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट जो मेरा डेबिट हो रहा है टू % डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे मेरा 100 आ जाएगा। सेकंड एंट्री हमारी आ जाएगी % डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹100 टू % डिवेंचर अकाउंट 100। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सिंपल एंट्री है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जब कंसेप्ट शुरू किया था तो उस हिसाब से बताया था। तो यहाँ पर जो है हमारे ये जनरल एंट्री हो गई है फर्स्ट केस में, जहाँ पे इशू भी एट पार है और रिडम्पशन भी मेरा एट पार है। अब हम अपने सेकंड कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कंसेप्ट की तरफ बढ़ने से पहले हम अपना पहला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बुक 1 जो मेरे ICAI के मॉड्यूल में गिवन है। यहाँ पे कह रहा है कि अमोल लिमिटेड इशूड 40 lakhs अमोल लिमिटेड इशूड 40 लाख डिवेंचर 9% डिवेंचर। तो यहाँ पे जो 9% आगे लगा हुआ है ये डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवेंचर के ऊपर हमारा।
तो 40 लाख इशू किए हैं इन्होंने डिवेंचर्स, जिसको 50 रुपीज़ ईच इशू किया हुआ है। पेबल ऑन एप्लीकेशन 50 रुपीज़ ईच पेबल ऑन एप्लीकेशन, कह रहे हैं एप्लीकेशन पे 50 रुपीज़ मिलेंगे एज पर टर्म मेंशन इन दी प्रोस्पेक्टस एंड रिडीमेबल एट पार एनी टाइम आफ्टर 3 ईयर। ये कह रहे हैं कि रिडीमेबल जो है वो पार पे होगा, 3 साल के बाद आप कभी भी इसको जो है रिडीम करा सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इशू की डेट से कभी भी आप इसको रिडीम एट पार पे ही करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इशू हो रहा है वो भी एट पार मानेंगे हम, और चूँकि यहाँ पर ₹50 है, और जनरली क्या होता है डिवेंचर्स जो है मेरे यहाँ पे वैसे तो लिखा नहीं है एट पार, पर हम अब इंस्टीट्यूट कह रहा है तो ₹50 ही हम इसका मान लेंगे कि डिवेंचर का प्राइस है। बाकी इसको अगर हम 100 भी मानेंगे तब भी यहाँ पे कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी कि अभी रिमेनिंग कॉल या फिर अलॉटमेंट मेरी बाकी हो सकती है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे 100 का हमारा जो डिवेंचर है 100 का है, बाकी एज सच ऐसी कोई रिक्वायरमेंट खास नहीं है यहाँ पे। तो आइए इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका जो सोल्यूशन है, जब भी एग्ज़ाम में हम क्वेश्चंस के आंसर को करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक टेबल फॉर्म में हम जनरल ड्राफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जर्नल नीचे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अनमोल लिमिटेड। मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बट आप लोग कोशिश करिए कि आपके एग्ज़ाम में राइटिंग भी अच्छी हो और आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो, जिससे कि आपको नंबर जो है और भी अच्छे मिल सकें। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा मेरे 2 स्टूडेंट्स के बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। हालांकि अभी तक मैंने जो बैच लिया था अभी काफ़ी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स हैं अकाउंटिंग में, पर 2 स्टूडेंट्स के बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। एक के 81 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, एक के आए हैं 67। तो इनके जो एडिशनल मार्क्स हैं, बेसिकली ऐसा नहीं कि इनके पास नॉलेज किसी और से एक्स्ट्रा थी, इनके पास कुछ ऐसी स्किल्स थी जो उन बच्चों के पास नहीं थी जिनके नंबर कम आए हैं। बेसिकली क्या है कि इन लोगों की प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी। तो प्रेजेंटेशन आप अच्छी करेंगे तो प्रेजेंटेशन के हिसाब से नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। आपको ये नहीं देखना है कि मैं कैसे प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, आपको ये देखना है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर क्योंकि अभी मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो भी नॉर्मल है, तो जिसके कारण यहाँ पे थोड़ी सी प्रेजेंटेशन मेरी अच्छी नहीं हो पा रही है, बट आप लोग अच्छे से प्रेजेंट करेंगे इसी तरीके से फॉर्मेट में। एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, डेट या फिर सीरियल नंबर। अगर डेट नहीं दी है तो सीरियल नंबर डालेंगे हम, पर्टिकुलर्स, चूँकि जर्नल है तो एक लेज़र फोलियो का भी हम यहाँ पे कॉलम छोड़ सकते हैं। अगर नहीं भी छोड़ना चाहें तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट छोड़ेंगे तो प्रेजेंटेशन में हमारा और अच्छा लगेगा। डेबिट साइड अलग बना देंगे, क्रेडिट साइड अलग बना देंगे, और यहाँ पे हमारी पहली एंट्री हम कर देंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन पे पैसा मंगा रहा है तो बैंक अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा? 50 इंटू 40 लैक्स, यानी कि 200 लैक्स ये हो जाएगा मेरा 50 इंटू 40 2000। हम यहाँ लिख लेंगे ऊपर फिगर इन लैक्स, 50 इंटू 40 2000। बैंक अकाउंट डेबिट 2। अब यहाँ पे 9% था हमारा, तो 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ये भी 2000 आ जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर फिगर्स इन लैक्स लिख रखा है ऑलरेडी, तो हम उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ये भी एक प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है, आप लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी received on 40 lakh
40 लाख डिवेंचर्स एट रुपीज़ 50। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में जो हमारी सेकंड एंट्री आ जाएगी यहाँ पे, जहाँ पे हम डिवेंचर्स को अलॉट कर देंगे, यानी कि एप्लीकेशन मनी से हम उसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 2000 लाख। यहाँ पे नरेशन हो जाएगी बीइंग %, डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू 9% डिवेंचर अकाउंट। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट वाले ऐड पार का। यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ कर देंगे, पूरी क्लोज कर देंगे अकाउंट को, जनरल अकाउंट को। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम अपने सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे। डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार और एट डिस्काउंट। इसको हमने केस 1 दिया था, तो हम लिख लेते हैं केस 2। केस 2 इशू एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट एंड redemption at par, that is ₹90। यहाँ पे जो हमारी जर्नल हो जाएगी पास, इशू एट डिस्काउंट है, रिडम्पशन एट पार है। तो अभी भी रिडम्पशन जो है एट पार पे है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा हमारी एंट्रीज़ में। ये एंट्री अभी हम ऑलरेडी शेयर्स में भी देख चुके हैं, डिवेंचर्स में भी हमने इसको देखा था। तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट एंट्री मेरी वही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ये ₹90 इशू प्राइस है मेरा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, ₹90 से, टू जो भी मेरा परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90। सेकेंड, अब जो मेरी सेकेंड एंट्री हो जाएगी, चूँकि ₹10 मैंने डिस्काउंट दे दिया है, तो अब डिस्काउंट की एंट्री भी तो मुझे ड्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक रिसिप्ट की एंट्री है, रिसिप्ट की एंट्री में तो ड्यू की एंट्री आएगी नहीं, पर डिस्काउंट भी मेरा एक तरीके का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के केस में मुझे ड्यू की एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। मैं पहले भी बार बार बता चुका हूँ कि पहली जो एंट्री जिस समय हमें बैंक में पैसा रिसीव होता है सब्सक्रिप्शन के टाइम पे,
वो पहले रिसीव होता है और बाद में हमें पता चलता है कि शेयर होल्डर्स कौन है या हमारे डिवेंचर होल्डर कौन है डिवेंचर्स के केस में, और बाद में क्योंकि हमें पता चल चुका होता है डिवेंचर होल्डर कौन है, तो अलॉटमेंट का पैसा, क्योंकि एक डेट भी फिक्स होती है, और जो हमारी कॉल का पैसा होता है उसको हम बाद में पहले ड्यू कर लेते हैं और बाद में हम रिसीव करते हैं तो ड्यू की एंट्री को रिवर्स करते हैं। पर यहाँ पे हमें चूँकि अभी नहीं पता है तो उस समय पहले हम रिसिप्ट की एंट्री पास करते हैं, बाद में हम ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। वीडियो आगे बढ़ने से पहले ही आपको यहाँ पे कमेंट करना चाहिए कि अब यहाँ पे जो एंट्री होगी वो कितने रुपए से होगी, तो ये हो जाएगी 90 से। इसके बाद जो एंट्री होगी अब यहाँ पे वो क्या होगी, जो भी कमेंट करके बता सकते हैं वो बताएं पहले। 2, यहाँ पे एक एंट्री अभी और होगी, फिर 2 परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर तो कितने का था मेरा, 100 का एट पार, तो यानी कि ये तो मेरे 100 से एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, तो बचा क्या 10 रुपीज़, जो कि क्या है, जो है डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम नाम देंगे यहाँ पे अकाउंट को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी। इसके बाद इसी में हमारा ये तो हमारा केस हो गया जब इशू एट डिस्काउंट एंड इशू एट रिडीम एट पार। दूसरा हमारा केस एक और देख लेते हैं, दोनों ही केस कवर हो जाएंगे यहाँ पे। केस नंबर 3 हमारा हो जाएगा, जो कि है इशू एट, ये तो हमारा हो गया है इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट पार। अब होगा इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम। इशू होगा डिस्काउंट पे और रिडीम होगा प्रीमियम पे, क्योंकि दोनों पार्ट हमें कवर करने थे। आईसीआईए मॉड्यूल में दोनों बातें एक साथ लिखी हैं, क्या, डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट। अभी हमने प्रीमियम का तो देख लिया है, अभी इसमें प्रीमियम का नहीं लिखा है हमने, पर प्रीमियम का देख लिया है अभी, प्रीमियम भी। अब हम डिस्काउंट भी देखेंगे और पार हमने यहाँ पे रिडम्पशन एट पार देख लिया है। तो अभी हम फिलहाल अपना 3rd केस देखते हैं, उसके बाद फिर हम 4th केस देखने के बाद फिर आगे के क्वेश्चंस को फिर टेकअप करेंगे। तो सबसे यहाँ पे जो कह रहा है इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, तो ये वाला केस भी हम देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे मेरा ₹90 मेरा इशू है और ₹110 मेरा क्या है, ये है मेरा रिडम्पशन प्राइस। तो यहाँ पे जो मेरी जर्नल एंट्री पास होंगी उसमें जो मेरा फर्स्ट पॉइंट आएगा, फर्स्ट जो एंट्री मेरी होगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट तो मेरा कितने से डेबिट हो रहा है, 90 से, क्योंकि इशू प्राइस क्या है 90। तो मैं रिसीव कितना करूँगा, मैं 90 ही रिसीव करने वाला हूँ। तो 92 परसेंटेज डिवेंचर, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग अपना पूरा नोट डाउन करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90। अब ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बेसिकली अब शुरू होगा, जहाँ पे प्रीमियम की बात आएगी, क्योंकि ये तो अभी तक जो हमने ऊपर के 2 केसेस देखे थे वो तो नॉर्मल थे, उसमें तो एक बस डिस्काउंट की एक एंट्री हमने कर दी थी और बाकी तो नॉर्मल सब कुछ था सेकंड वाले में। 3rd वाला जो अब ये हमारा केस है, इसमें इशू भी डिस्काउंट पे हो रहा है और हम जो आगे रिडम्पशन है हमारा प्रीमियम पे हो रहा है। तो हमें 2 जगह पर नुकसान हो रहा है, हमें मीन्स कंपनी जो भी इशू कर रही है डिवेंचर, उसको 2 जगह पे नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान जो उसको हो रहा है वो हो रहा है डिस्काउंट का, और दूसरा जो उसको लॉस हो रहा है बेसिकली वो हो रहा है हमारा प्रीमियम का। कब होगा, रिडम्पशन के टाइम पे। पर डिवेंचर की एक टर्म, एक अवधि जो है, वो जो अवधि है उस अवधि के दौरान ही तो वो लॉस हो रहा है उसको। तो
क्या ये एक फेयर प्रैक्टिस होगी कि हम सारा का सारा बर्डन उस ईयर में डाल दें जिस ईयर में रिडम्पशन होगा? क्या वो पैसा जो हमने डिवेंचर के थ्रू लिया है, क्या हमने उन सालों में उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया है जिन सालों में हमने रिडीम नहीं किया? उनमें भी किया है। तो यहाँ पे बेसिकली बात ये आ रही है कि जो पैसा हम मंगा रहे हैं उसको हम रिडम्पशन के टाइम पे रिडीम करेंगे। जिस समय हम अपने डिवेंचर को जब भी रिडीम करेंगे तो जो हमारा रिडम्पशन प्राइस होगा, यहाँ पे जो हम 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, ये जो एक्स्ट्रा हम देंगे, क्या अगर मेरा 5 साल का टर्म है तो क्या ये 10 रुपये में से 2 रुपये मेरे पहले साल में, फिर 2 रुपये मेरे अगले साल में, फिर 2 रुपये उसके नेक्स्ट, और 2 रुपये करके लास्ट ईयर में भी मेरे 2 रुपये जाने चाहिए? बिल्कुल सही बात है। इसी हिसाब से, इसी सोच के साथ में यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी। वो एंट्री क्या होगी हम देखते हैं एक बार। एंट्री हो जाएगी हमारी परसेंटेज, पहले तो हम रिवर्सल एंट्री करेंगे इस एंट्री की, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा, क्योंकि 90 से ही हुआ है तो 90 से हो जाएगा। साथ साथ एक एंट्री ऊपर डिस्काउंट की हम ऑलरेडी देख करके आए हुए हैं, तो हमारा हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अभी यहाँ पे मैंने डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखा है, ऑब्लिक में आप लिख सकते हैं ऑल्दो, पर मैंने लिखा नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, कट बना लेते हैं इस पर, जिससे कि हमें याद रहे कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। डिस्काउंट मैंने लिख दिया है आपके समझने के लिए, क्योंकि डिस्काउंट तो आएगा ही। तो अभी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अब यहाँ पे कितना लिखें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यहाँ पे कितने से एंट्री होगी। यहाँ पे जब तक हम आगे बढ़ते हैं आप लोग मुझे बताइए कि कितने से एंट्री होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 2 परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर के अकाउंट में तो मेरा एट पार ही जाता है। अगर प्रीमियम होता मेरा तो फिर वो प्रीमियम में चला जाता, पर प्रीमियम तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पर 100 से एंट्री तो मेरी हो ही जाएगी। अब मेरी एक एंट्री और भी यहाँ होगी, उससे पहले मैं ये चेक कर लूँगा कि आप लोगों ने क्या लिखा है। फ़िलहाल यहाँ पर 20 रुपये से एंट्री होगी। अभी इसका बाइफर्केशन समझेंगे हम, जब हम पहले नीचे की एंट्री समझते हैं उसके बाद हम इसका बाइफर्केशन समझेंगे। तो ये बेसिकली जो अकाउंट यहाँ पे खुलेगा, ये खुलेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में आपके 10 रुपीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिए जाएंगे। अब समझिए कि यहाँ पे 20 क्यों आया। इस 20 के अंदर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो मेरी है वो है 10 रुपीज़ का डिस्काउंट, जिसका मैंने एक्सपेंस या कहना चाहिए प्रोविज़न बुक कर लिया है। साथ साथ एक्सपेंस बुक कर लिया है, प्रोविज़न नहीं कहना चाहिए, एक्सपेंस बुक कर लिया है मैंने यहाँ पे, डिस्काउंट या लॉस। दूसरा मैंने यहाँ पे जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये 10 रुपये जो हैं ये हैं मेरे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको हम। यहाँ पर जब हम उस अमाउंट को देख रहे हैं जो हम 5 साल बाद चुकाने वाले हैं, क्योंकि हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं। जब भी हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बेसिकली लॉसेस के लिए प्रोसेस और इनकम के लिए नहीं कहता है। क्या कहता है? लॉसेस के लिए प्रोसेस, यानी कि लॉसेस के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, लेकिन इनकम के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। इनकम तो जब मेरी हो जाएगी उस समय हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसके लिए हमने रियलाइजेशन कंसेप्ट पढ़ा था। तो यहाँ पे ये जो हमारा कंसेप्ट है वो ये हमसे कह रहा है कि तुम क्या करो, तुम्हें दिख रहा है ना रिमोट लॉस, दूर कहीं फ्यूचर में तुम्हें एक लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है 10 रुपये का, तुम उस 10 रुपये के लॉस को आज रिकॉर्ड करो। आज रिकॉर्ड तो कर लोगे, लेकिन उसको अभी हम तुम्हें ये नहीं कह रहे हैं कि तुम उसको कहाँ लेके चले जाओ, तुम अभी उसको अपने प्रॉफिट और लॉस में मत ले जाओ। जिस दिन तुमने डिवेंचर इशू किया है उस दिन तुम्हें लॉस दिख तो रहा है होता हुआ, पर उस साल का क्या पूरा लॉस है? नहीं। तो उस साल का जब पूरा लॉस नहीं है तो तुम क्या करो, तुम एक बैलेंस शीट के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करो जिससे कि तुम्हारी चीज़ें भी सेट ऑफ हो जाएं,
और तुम्हारी बुक्स के उस ईयर में केवल उतना ही इम्पैक्ट आए जितना उस ईयर में डालना है, और बैलेंस शीट के अंदर वो बैलेंसेस हमें दिखते रहें आगे तक, जिससे कि हमें ये पता चलता रहे कि हमने कल को जो डिवेंचर इशू किए थे उनमें से आज भी मेरे पास वो लॉस पड़ा है और उसको मुझे अकॉर्डिंगली ग्रेजुअली धीरे धीरे राइट ऑफ करना है। एक बार हम बैलेंस शीट में भी आ जाते हैं। अब जब बिजनेस अपनी बैलेंस शीट बनाएगा यहाँ पे, तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर एक तरफ तो ये क्रेडिट है मेरा, क्योंकि प्रीमियम खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने से? 10 रुपीज़ से। इस 10 रुपीज़ में से दूसरी तरफ मेरा जो ये लॉस है, इस लॉस के केस में हम क्या करेंगे, या तो इस लॉस को हम क्या करते हैं अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा है कहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूटिलाइज हो जाएगा, लॉसेस के केस में या रिडम्पशन के केस में, जो हम प्रीमियम पे करते हैं उसके केस में। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से क्या करना तुम, या तो ये 10 रुपये माइनस कर लेना, तो कोई क्या बैलेंस शीट पे कोई इम्पैक्ट आएगा? कोई भी इम्पैक्ट मेरा नहीं आएगा। और धीरे धीरे क्या करना, ये 10 रुपये में से हर साल, अगर 5 साल की टर्म है तो 2-2 रुपये कहाँ डालते चले जाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करते चले जाना। लेकिन अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से माइनस कर लिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही बार में आप पूरा लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं उसी साल में जिस साल में आपने डिवेंचर्स को इशू किया था। पर आपको ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यहाँ पे शो करते रहना पड़ेगा। ये उस दिन हटेगा जिस दिन आप डिवेंचर्स को क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में ये बैलेंसेस मेरे ग्रेजुअली धीरे धीरे राइट ऑफ भी होते रहेंगे और शो होता रहेगा ये अमाउंट यहाँ से। तो ये मेरा कंसेप्ट हो गया, जिसके कारण मैंने इसको डिस्काउंट यहाँ से काटा हुआ है। हालांकि अगर एग्ज़ाम में लिख भी आएंगे तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि एग्जामिनर नंबर काटेगा, बट फिर भी क्योंकि हमें अब कंसेप्ट समझ में आ चुका है, मेरे दिमाग में अब कंसेप्ट डेवलप हो चुका है, तो हमें यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ही लिखना चाहिए। ऑब्लिक में आप डिस्काउंट लिख दीजिए, या फिर केवल डिस्काउंट भी लिखेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट नहीं है, आखिरी में प्रीमियम है। तो प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों मिला के बनता है लॉस, तो इसलिए हमने यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखा हुआ है। तो आप लोग भी यही वर्ड इशू कह रहा हूँ, आप भी यही वर्ड यूज़ करिए। बाकी एक बार हम इंस्टीट्यूट के भी क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ देखेंगे उन्होंने क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, हम बेसिकली देख रहे थे डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट, जिसमें से हमने क्या कर लिया है, इशूड एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम हो गया हमारा, इशूड एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट पार हो चुका है। अब इशूड एट प्रीमियम, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट डिस्काउंट सेम एंट्रियाँ हो जाएंगी, तो उसको दिखाने की ऐसी कोई नीड नहीं है। हम अपने अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पे हम चल के क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, इसमें कह रहा है कि अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़ 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। फिर कह रहा है रिडीमेबल एट पार, तो यहाँ पे डिस्काउंट 10% है, रिडीमेबल पार पे है एट द एंड ऑफ 10th ईयर। कह रहा है 10 साल तक के लिए है, 10 साल बाद क्या होगा, रिडीम होगा। मनी वॉज पेबल एज फॉलोज, कह रहा है कि 30 ऑन एप्लीकेशन एंड 60 ऑन अलॉटमेंट, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या करना है हमें। 1 करोड़ 8% डिवेंचर 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि 100 रुपीज़ का जो मेरा डिवेंचर है वो मैं कितने में इशू कर रहा हूँ, 90 में, और रिडीम कर रहा हूँ किस पे, एट पार पे। तो हम इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 30 एप्लीकेशन पे मंगा रहा है और 60
अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की एंट्री और अलॉटमेंट की एंट्री दोनों की एंट्री अलग अलग होंगी, तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आप अपनी टेबल बना लीजिए। पर्टिकुलर्स, इधर डेट, अगर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पर्टिकुलर्स, इधर मेरा लेज़र फोलियो नंबर आ जाएगा, यहाँ पे डेबिट आ जाएगा और यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा रुपीज़। रुपीज़ इन लैक्स लिख लेंगे हम। टेबल को थोड़ा सही से ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर लिख लेंगे किसकी बुक्स में है, इन द बुक्स ऑफ अतुल लिमिटेड। इन दी बुक्स ऑफ अतुल लिमिटेड। यहाँ पे मेरी फर्स्ट एंट्री जो हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 3000 लैक्स टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आप चाहें तो यहाँ पे जो ये 8% है इसको हटा भी सकते हैं, इंस्टीट्यूट नहीं लिख रहा है इसको यहाँ पे, बाकी लिखा भी रहने दे सकते हैं। 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 3000। सेकेंड एंट्री, नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेशन ऑलरेडी मैं आपको लिखा चुका हूँ, वही नरेशंस आपको यहाँ पे कोड करनी है अकॉर्डिंग टू अमाउंट और क्वांटिटी। तो नरेशन मत भूलिएगा, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सेकेंड एंट्री मेरी हो जाएगी यहाँ पे 8% डिवेंचर। 30 रिसीव किए थे हमने, इसलिए 3000 लैक्स हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1 करोड़ के हिसाब से। अब यहाँ पे आगे कह रहा है, आगे कह रहा है अब ये 8% एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज कर देंगे हम, यानी कि यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे मनी टू 8% डिवेंचर अकाउंट में। तो ये मेरे ड्यू की एंट्री हो गई है एक तरीके से, यानी कि मेरे डिवेंचर अकाउंट में पैसा चला गया है। अब जो मेरी थर्ड एंट्री यहाँ पे आ जाएगी वो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पहले होगी यहाँ पे। तो 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे 60 रुपीज़ ईच है और यहाँ पे जो मुझे रिसीव हो रहा था 30 था, तो 60 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा आपका 6000 टू 8% डिवेंचर अकाउंट, टू 8% डिवेंचर अकाउंट। अभी यहाँ पे हमारी डिस्काउंट की एंट्री भी आएगी, थोड़ा सा करेक्शन है। अभी डिस्काउंट, क्योंकि 10 रुपये डिस्काउंट भी था यहाँ पे, तो थोड़ा सा नीचे हम लिख लेंगे टू 8% डिवेंचर अकाउंट। चूँकि यहाँ पे कॉल वगैरह के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, तो हम मानेंगे कि अलॉटमेंट पे ही हमें पूरा पैसा मिल रहा है और 10% का मेरा डिस्काउंट यहाँ पे है, जैसा कि क्वेश्चन में मुझे बताया हुआ है। क्योंकि 60 + 30 तो हो ही गया, 100 का डिवेंचर है, तो उस केस में 10% डिस्काउंट हम यहीं पे इसको बुक कर लेंगे। तो यहाँ पे 70 के हिसाब से, यानी कि 60 + 10, सॉरी 70 - 10 के हिसाब से तो यहाँ पे एंट्री हो गई है। तो ये डिवेंचर में लेकिन मेरा 70 पूरा जाएगा, क्योंकि मुझे पेमेंट तो पूरे की ही करनी होगी लास्ट में। तो उस केस में यहाँ पे 7000 हो जाएगा और यहाँ पे जो मेरा 1000 बच जाएगा वो हो जाएगा मेरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इसके बाद मुझे जब पैसा रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा। बैंक अकाउंट डेबिट 6000 से
टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को मैं क्लोज कर दूंगा। अलॉटमेंट अकाउंट 6000 से क्लोज हो जाएगा। ये टेबल मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड इलिस्ट्रेशन हो चुका है। नेक्स्ट डिवेंचर इशू एट प्रीमियम। अभी तक हमने ये जो हमारा टाइप ऑफ कंसेप्ट है अभी इसको नहीं देखा है हमने, अभी हम इसको देख लेते हैं। केस नंबर 4 जो है मेरा इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। तो इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार में 110 रुपये का जो इशू प्राइस है मेरा, प्रीमियम पे है तो मैं 110 मान लेता हूँ उसको, यानी कि 100 + 10। और रिडम्पशन जो वैल्यू है मेरी वो मेरी पार है, यानी कि 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पे इशू एट प्रीमियम है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा सबसे पहले मेरा जनरल में। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा 110 रुपये के हिसाब से। परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110। उसके बाद परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिवर्सल हो जाएगा मेरा इस अकाउंट का। अकाउंट डेबिट 110 टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम, या हम इसको कह सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम ऑन डिवेंचर नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 100 मेरा डिवेंचर में चला जाएगा और 10 रुपीज़ मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो ये एंट्री मेरी हो जाएगी इशूड प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार। अगर मेरा यहाँ पर प्रीमियम भी इशू होता और साथ साथ जो है मेरा इशू का डिस्काउंट भी होता और रिडम्पशन एट पार होता या फिर रिडम्पशन एट प्रीमियम होता तो फिर कुछ और होता, तो वो हम अलग से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा इशू एट प्रीमियम मैंने कर लिया और रिडीमेबल एट पार कर लिया। नहीं, मैंने अभी क्या किया है, इशू एट प्रीमियम किया है अभी और रिडीमेबल एट पार किया है। अब मैं करूँगा रिडीमेबल एट डिस्काउंट। तो जब रिडीमेबल एट डिस्काउंट होगा तो उस केस में यहाँ पे मेरा लॉस जो बुक होगा वो भी 10 रुपये से बुक हो जाएगा उस केस में। प्रीमियम एक केस हम और देख लेते हैं जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा रेलिवेंट हो सकता है। केस नंबर 5। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इशूड एट प्रीमियम, ये वाला तो हो चुका है हमारा। इशूड एट डिस्काउंट देख लेते हैं, रिडम्पशन एट प्रीमियम देख लेते हैं।
इशूड एट डिस्काउंट, ये वाला भी हमने कर लिया है क्या? इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम हमने कर लिया है। इशूड एट डिस्काउंट हो गया, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑन एट पार हो गया। अभी इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये केस अभी हमारा बचा हुआ है, इसको हम और देख लेते हैं। बाकी जो केसेस हैं वो आसान है, डिस्काउंट वाले उसमें कुछ भी नहीं करना है हमें। तो फर्स्ट पॉइंट यानी कि फर्स्ट जो जनरल के केस में एंट्री हमारी यहाँ पे आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट इशूड एट प्रीमियम 2% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110 में, क्योंकि इशू प्रीमियम पे हो रहा है तो मैं 10 रुपये, जो भी हमने यहाँ पे अजम्पशन ली है कि 10 रुपये हमारा प्रीमियम है, तो 110 रुपये बैंक से रिसीव हो जाएंगे हमें। सेकेंड एंट्री जो हमारी हो जाएगी, यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट मेरा रिवर्स हो जाएगा, 110 डेबिट, थोड़ी सी एक लाइन छोड़ के 2% डिवेंचर अकाउंट, रिडम्पशन भी मेरा प्रीमियम पे हो रहा है, डिवेंचर मेरा 100 का होगा एट पार 2, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरा प्रीमियम पे हो रहा है। तो पहले तो हम एक नॉर्मल एंट्री प्रीमियम की रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो लॉस ऑन प्रीमियम है उसको हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। तो पहले तो हम 10 रुपये जो हमें इस 10 रुपये में इंक्लूड है, वो 10 रुपये हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भेज देते हैं, SPR बोल देते हैं या फिर सिक्योरिटी। आप लोगों को पूरा ही लिखना है एग्ज़ाम में, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे 10 हो गया। अब जो मेरा 2 जो मुझे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन मुझे पेमेंट करनी है वो 10 रुपये, यानी कि जो मुझे रिडम्पशन, मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, इशू प्राइस भी क्या मान रहा हूँ, इशू प्राइस भी 110 है जो कि 100 + 10 है, और मेरा रिडम्पशन वैल्यू जो है वो भी 110 है जो कि 100 + 10 है। तो अब चूँकि यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मुझे अपनी बैलेंस शीट में ले जाना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपीज़, तो करस्पॉन्डिंगली इसका लॉस भी तो मुझे बुक करना पड़ेगा 10 रुपये से, ये भी मेरा लॉस डेबिट हो जाएगा। तो यानी कि ये एंट्री मेरी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि इशू की वजह से मुझे लॉस होता है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मुझे यहाँ पे बुक करना पड़ेगा 10 रुपये से। तो ये एंट्री मेरी यहाँ पे फाइनल एंट्री जो है वो ये हो जाएगी। अब हम आगे देख लेते हैं, हमारे सारे केसेस हो चुके हैं आई थिंक, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार हो गया है मेरा, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार हो गया है, इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पार हो गया है, इशू एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम ये भी हो चुका है, इशू एट पार इशू एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिखाने से भी कोई बेनिफिट नहीं होगा हमें, सेम एंट्रियाँ होंगी। केवल जो एंट्री नहीं होगी इशू एट पार रिडीमेबल एट रिडम्पशन के केस में, केवल ये लॉस की एंट्री जो है हमारी ये यहाँ से हट जाएगी,
नहीं नहीं नहीं, लॉस की एंट्री तो रहेगी क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूँ। केवल ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, ये वाली एंट्री यहाँ से मेरी हट जाएगी और ये 100 यहाँ पे हो जाएगा और मेरा ये 10 रुपीज़ यहाँ पे हट जाएगा। तो ये एंट्री मेरी हो जाएगी उस केस में। तो बताने से बार बार कोई फ़ायदा नहीं है, वो हम खुद ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन के टाइम पे या अभी हम क्लासेस में जो क्वेश्चन अपने देख रहे हैं उसमें उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेंगे। तो मेजर यही मेरे 5 जो कंसेप्ट थे, केसेस थे, इन 5 केसेस में से ही एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर आ जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए कंसेप्ट की तरफ। अभी तक तो हमने एंट्रियाँ देखी जहाँ पे हम रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट देख रहे थे कि डिवेंचर की एंट्रियाँ किस तरीके से होंगी। पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री हमने देखी, कॉल वगैरह अगर होगी तो वो भी इसी तरीके से एंट्री हो जाएगी, क्योंकि जो अलॉटमेंट की एंट्री होती है उसी तरीके से मेरी कॉल की एंट्री भी हो जाती है। अब जो हम आगे कंसेप्ट देखने जा रहे हैं वो कंसेप्ट है रिटर्न ऑफ डिस्काउंट का। अभी डिस्काउंट रिटर्न ऑफ का कंसेप्ट मेरा बचा है। उससे पहले हम जो भी अभी क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चंस है, पहले हम उनको टेकअप कर लेते हैं। आगे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कोइनल केमिकल लिमिटेड इशूड 15 लाख 10% डिवेंचर ऑफ ₹50 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%, पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। फिर कह रहा है डिवेंचर आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 ईयर, तो 6 साल के बाद ही कह रहा है कि रिडीम हो गए। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज कॉल्ड अप एंड रिसीव, कह रहा है कि जितना पैसा था वो ड्यू है अलॉटमेंट पे एंड कॉल्ड अप एंड रिसीव, और उन्होंने क्या किया है, कॉल भी कर लिया और साथ साथ क्या किया है, अलॉटमेंट का पैसा जो है वो रिसीव भी हो गया है। फिर आगे कह रहा है रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज वेयर व्हेन प्रीमियम मनी इज़ इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी पैसा है प्रीमियम का वो आपकी एप्लीकेशन मनी में ही इंक्लूड है, यानी कि एप्लीकेशन के साथ में प्रीमियम की एंट्री हो जाएगी। अलॉटमेंट की एंट्री मेरी जो पार का रिमेनिंग अमाउंट होगा उस पर हो जाएगी। यहाँ पे तो नॉर्मल है, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं हम। सोल्यूशन नंबर 3, नाम क्या था कंपनी का, कोइनल केमिकल लिमिटेड। तो यहाँ पे मेरी हो जाएगी एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कोइनल केमिकल लिमिटेड, JOURNAL जर्नल। यहाँ पे फॉर्मेट आपको खुद बनाना है। एंट्री में पास कर देता हूँ फटाफट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अमाउंट मेरा हो जाएगा यहाँ पे 15 लाख डिवेंचर्स थे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी रिसीव हुई है मुझे, 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है यहाँ पे, जिसमें 15 रुपीज़ तो मेरे एट पार के हैं और रिमेनिंग जो 5 रुपीज़ हैं मेरे, वो मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं यहाँ पे। क्योंकि ये क्या कह रहा है, 10% डिवेंचर ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10% प्रीमियम यानी कि 5 रुपये मेरा प्रीमियम है, और बोल रहा है कि प्रीमियम रिसीव कहाँ पे हो रहा है, एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में रिसीव हो रहा है प्रीमियम 5 रुपये, और टोटल कितना रिसिप्ट है यहाँ पे, कह रहा है कि 20 रुपीज़ जो है मुझे एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहे हैं। यानी कि 20 रुपीज़ में जो 5 रुपीज़ का पोर्शन है वो मेरा किस चीज़ का है, वो है प्रीमियम का, और 15 रुपीज़ जो है मेरे वो किस चीज़ के हैं, वो है मेरे पार वैल्यू के। तो आगे बढ़ जाते हैं हम। तो यहाँ पे मेरे कितना हो जाएगा, 15 lakhs into 30, सॉरी 15 lakhs into 20, यानी कि 3000, 15 into 30
15 इंटू 20, 300 रुपीज़ इन लैक्स लिख सकते हैं, और हम पूरा चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी उसमें टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, आप चाहें तो नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड एंट्री मेरी हो जाएगी इसकी रिवर्सल एंट्री, 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा 300 से 2। अब प्रीमियम का अमाउंट मुझे अलग करना है, सेपरेट करना है, और डिवेंचर में मेरी पार वैल्यू जाती है डिवेंचर अकाउंट में, तो 10% डिवेंचर अकाउंट में मेरा चला जाएगा 15 के हिसाब से, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में मेरा चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा 5 के हिसाब से, तो 15 इंटू 15 225, 225 इधर आ जाएगा मेरा, और रिमेनिंग बचा 75, वो मेरा यहाँ पे आएगा। तो लैक्स में हम एंट्री कर रहे हैं। ये मेरी 2 एंट्रियाँ हो गई। अब मैं अलॉटमेंट की बात करता हूँ, जो कि मुझे रिसीव हो चुका है। तो थर्ड एंट्री मेरी जो है वो 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अब अलॉटमेंट के टाइम पे तो पैसा पूरा मिल रहा है मुझे, और पूरा कितना, 50 रुपये का डिवेंचर था, 5 रुपये तो मैंने प्रीमियम के रिसीव किए थे ना, 30 नहीं आएगा यहाँ पे आएगा 35, क्योंकि 15 ही तो मैंने रिसीव किया है एट पार वैल्यू में से। पार वैल्यू में से 15 रिसीव किया, तो रिमेनिंग कितना बचा, यानी कि 50 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 35। ऐसा आपको लिखना नहीं है, मैं ये रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या एंट्री मेरी आनी चाहिए। तो यही यहाँ पे भी आएगी सेम। तो 35 इंटू 15 इंटू 35, ये आ जाएगा 525, 525 लाख, 525। और बैंक में भी मैं सेम अमाउंट को रिसीव कर लूँगा, और मेरी एंट्री यहाँ पे ख़त्म दोस्तों, ख़त्म। बैंक अकाउंट डेबिट 525 टू 10%, अलॉटमेंट रिवर्स हो जाएगा मेरा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 525। नरेशन अकॉर्डिंगली आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है। नेक्स्ट मैं आता हूँ अब अपने सॉल्यूशन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आईसीए के मॉड्यूल में, ये कह रहा है कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स लिमिटेड इशूड 4 लाख 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 पेबल एज फॉलोज। कह रहा है कि एप्लीकेशन पे कितना 30, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर का कितना है 12%। तो यहाँ पे ऑन एप्लीकेशन 30, ऑन अलॉटमेंट 70। कह रहा है द डिवेंचर वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। कह रहा है पूरा सब्सक्राइब हो गया था, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था 75% मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए। यहाँ बता रहा है कि मेरा 100% सब्सक्राइब हो गया, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ड्यूली सब्सक्राइब है और सारा पैसा रिसीव हो चुका है। तो एज पर टर्म्स ऑफ इशू डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट 1110 पर डिवेंचर। कह रहा है कि अब रिडीमेबल जो है वो किस पे है, एट अ प्रीमियम, यानी कि इशूड किस पे है, यहाँ पे इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो आगे एंट्रियाँ देख लेते हैं इसकी क्या हो जाएंगी हमारी। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम कितना है 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ का मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा और प्रीमियम भी मुझे बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा। तो एक बार हम इसकी एंट्रियाँ कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, एंट्री कहाँ हो रही है, इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स
इक्विपमेंट्स लिमिटेड जर्नल। फॉर्मेट आप लोग बनाएंगे, यहाँ पर भी हम लैक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, रुपीज़ इन लैक्स। ये मेंशन करना ज़रूरी है अगर हम लैक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अदरवाइज़ केवल रुपीज़ लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, जो मेरी एप्लीकेशन पे पूरा पैसा आया है। 4 लाख शेयर्स थे मेरे, 4 लाख इंटू 30, 4 तियाँ 12, 4 इंटू 30 यानी 120। तो 120 यहाँ पे आ जाएगा मेरा डेबिट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंटेज है, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 120। बीइंग एप्लीकेशन मैंने रिसीव, इसकी नरेशन हो जाएगी। फिर सेकंड 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हो जाएगा मेरा 120 लैक्स 120। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, ये नरेशन हो जाएगी। थर्ड मेरा आगे ये क्या कह रहा है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे ये बता रहा है तुम्हें कि जब रिडीम होगा तो रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे रिडीम होगा। तो अब यहाँ पे बात ये आ रही है, यहाँ पे कह रहा है एप्लीकेशन पे 30 रिसीव किया हमने, एप्लीकेशन पे हमने यहाँ पे कोई भी लॉस यहाँ पे बुक नहीं किया है, क्योंकि अलॉटमेंट के केस में पहले जो हम एंट्रियाँ देख रहे थे वहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हम साथ में लिख रहे थे। पर अलॉटमेंट के टाइम पे बेसिकली जब तक हम किसी को अलॉट नहीं कर देते शेयर्स, एप्लीकेशन पे तो पैसा आता है, लेकिन अगर मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो पैसा क्या करना पड़ता है, हमें रिफ़ंड करना पड़ता है और एक सेपरेट बैंक अकाउंट में हमें उसे रखना पड़ता है। फिर जिस समय अलॉटमेंट हो जाता है उस समय हमें पता है कि हमारी लाइबिलिटी क्या हो चुकी है, बन चुकी है। तो जब तक मेरी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी तब तक मैं उसके लिए लॉस क्यों बुक करूँगा। तो यानी कि जिस समय मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए उस समय तो मैं बैलेंस शीट के लिए लाइबिलिटी बुक करूँगा और साथ साथ अपना लॉस बुक करूँगा। तो यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे वो 10 रुपये का जो लॉस होने वाला है रिडम्पशन के टाइम पे उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे अब जो एंट्री होने वाली है उस पर ध्यान दीजिए। तो ये मुझे ऐसा लगता है अभी तक थोड़ा सॉलिड क्वेश्चन में एक एंट्री का जो ये पॉइंट है, जो मेरी थर्ड एंट्री है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था वो थोड़ा इजी है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए कि एग्ज़ाम में मुझे ये देख के जाना है। तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, मेरी ड्यू की एंट्री अब यहाँ पे हो जाएगी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे जो अलॉटमेंट अकाउंट में मैं डेबिट करूँगा 70 रुपीज़ और 70 इंटू 4 280 लैक्स से ये एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे एक लाइन छोड़िए बीच में, फिर 2 लिखिए। पहले जितना हमें पता है वो कर लेना चाहिए, उसके बाद रिमेनिंग चीज़ें तो हमें अपने आप पता चल जाती हैं अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं। तो पहले डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया है 12% डिवेंचर अकाउंट तो हमें करना ही है, डिवेंचर अकाउंट ये कितने से हो जाएगा मेरा, क्योंकि ऐड पार है तो 280 से ये भी हो जाएगी एंट्री। अब बचता क्या है, बचता है मेरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो कि मुझे आज मैंने क्या बोला, मैं प्रोविज़न बनाऊंगा अपने आने वाले पॉसिबल लॉसेस के लिए, यानी कि पॉसिबल जो मेरा आउटफ्लो है उसके लिए मुझे आज ही तो प्रोविज़न खड़ा करना है, मुझे आज ही तो अपनी बुक्स में दिखाना है कि आने वाले टाइम में मुझे ये पेमेंट करना है। तो उसके लिए क्योंकि हम कंजर्वेटिव में हैं तो हम यहाँ पे आज ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बुक करेंगे। कितना प्रीमियम है मेरा यहाँ पे, 10 रुपीज़। तो कितने शेयर्स थे मेरे, 4 लैक्स इंटू 10 यानी कि 40 लैक्स यहाँ जाएगा। और वही जो मेरा प्रीमियम है वही मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, लॉस उतना ही बन रहा है जितना प्रीमियम है। क्यों, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं है। शेयर इशू जो हो रहे थे किस पे हो रहे थे, वो हो रहे थे एट पार। केवल मुझे जो रिडम्पशन के कारण लॉस है मैं उसको आज ही रिकॉर्ड अपनी बुक्स में कर रहा हूँ। तो लॉस
ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 40, ये मेरी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मेरे बैंक से पैसा आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि ड्यूली रिसीव्ड, हमने सारा का सारा अमाउंट रिसीव कर लिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा 4th एंट्री में। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक में 280 आ जाएंगे मेरे, 280, ये लैक्स में है फिगर सारी। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5th खुद से करना चाहिए, जिसमें प्रीमियम पे ही इसका रिडम्पशन भी हो रहा है, और ये लगभग जो है मेरे 4th क्वेश्चन के बराबर ही है। एक बार हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग करेंगे। और जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं, अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं इसको, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, तो मैं इसको आगे फर्दर इसका जो आंसर है वो आपको डाल दूँगा। बाकी एक बार खुद से करके देखिए, और खुद से करने का मतलब खुद से करना है, स्पून फीडिंग मत करिए। इंस्टीट्यूट की बुक में क्या आंसर दिया आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और अपना दिमाग लगा करके ही आंसर करना है। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। तो यहाँ पे 6% का क्या है, डिस्काउंट भी है, और साथ साथ रिडीमेबल पे प्रीमियम भी कितना है, 5%। रिडम्पशन के टाइम पे 5% प्रीमियम है। तो 100 रुपये का है तो डिस्काउंट 6 रुपीज़ हो गया, और रिडम्पशन के टाइम पे 105 रुपये देने हैं हमें। तो टोटल लॉस मेरा कितना है, 11, और प्रीमियम में कितना चला जाएगा, 5। तो ये चीज़ मुझे याद रखनी है, और मुझे एंट्रियाँ कर देनी है। कुछ बड़ा काम नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th, इसमें 7th रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आपको घर से होमवर्क है आपका, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको ये करना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। उस कंसेप्ट के बाद हम आज इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा 3rd पार्ट होगा वो हमारा फाइनल पार्ट होगा डिवेंचर्स का। उसमें उससे पहले अगर आप चाहें तो, क्योंकि कंसेप्ट पूरे हो चुके होंगे हमारे, अभी रिटर्न ऑफ का कंसेप्ट मैं लिखा रहा हूँ। रिटर्न ऑफ का कंसेप्ट लिखाने के बाद में आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि आप इन क्वेश्चंस को खुद से भी टेकअप कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कौन करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता है। तो जितने लोग भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं खुद से। बाकी नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा, उसमें मैं सारे के सारे आंसर्स जो हैं उनको डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस के साथ में, और बाकी का रिमेनिंग जो भी पार्ट बचा होगा कंप्लीट करके हमारा डिवेंचर वहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। तो अगला कंसेप्ट हमारा डिवेंचर्स में लिख लीजिए, समझा मैं चुका हूँ, फिर एक बार लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला जो हमारा कंसेप्ट है रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यहाँ पे मेरी दो चीज़ें आएंगी। यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे पेज के बीचों बीच में। यहाँ पे दो पैरामीटर्स पे हम देखेंगे कि हमें राइट ऑफ डिस्काउंट को किस तरीके से करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। या फिर दूसरी बात यहाँ पे बताएगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको कंपनीज के केस में हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L से भी राइट ऑफ कर सकते हैं उस केस में जब आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या तो कम हो या फिर ना हो, नील हो। तो यहाँ पे जो पहला हमारा ऑल्टरनेटिव है
और दूसरा ऑल्टरनेटिव है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव एंड सेकेंड ऑल्टरनेटिव। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में ये कह रहा है कि इफ बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एग्जिस्टेड। आप लोगों को अगर कोई भी और टॉपिक, जो भी सीए फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उसमें कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं लिख के अपनी क्वेरी। और क्वेरी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको ज़रूर डालूँगा। किसी भी कंसेप्ट में आपको किसी भी, चाहे आपको लॉ हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, किसी इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर उसका रिप्लाई आपको एक वीडियो के थ्रू करूँगा। तो यहाँ पे पहले केस में क्या कह रहा है कि अगर बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में है तब हम क्या कैसे राइट ऑफ करेंगे, और दूसरे केस में कह रहा है कि इफ़ बैलेंस नॉट एग्जिस्ट इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सेकंड पॉइंट हमारा है कि अगर बैलेंस नहीं है तब क्या करेंगे, और फर्स्ट पॉइंट है अगर बैलेंस है तब क्या करेंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए नीचे यहाँ पे, इन सच केसेस, नोट डाउन कर लीजिए, इन सच केसेस डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस will be write off against security premium reserve, against security premium reserve in फर्स्ट ईयर। यहाँ पे कह रहा है कि इस केस में जब आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एग्जिस्ट करता है तो उस समय जो भी लॉस हो, भले टर्म कुछ भी हो, लॉस कुछ भी जो भी है, आप फर्स्ट ईयर में उसको क्या कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि इन द फर्स्ट ईयर completely up to the बैलेंस। अप टू वर्ड यहाँ पे कह रहा है, यानी कि जितना भी मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में है उतना आप लॉस पहले साल में ही क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। अप टू दी बैलेंसेस, अप टू दी बैलेंसेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पे जो मेरी जर्नल पास हो जाएगी, यहाँ पे जो मेरी जर्नल एंट्री पास होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट ऑलरेडी है। जब क्रेडिट हुआ था तभी बैलेंस शीट में आया था लाइबिलिटी साइड में, अब ये डेबिट हो रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। क्या माइनस कर देंगे, डिस्काउंट। ये एक तरीके से एसेट साइड का पॉजिटिव बैलेंस कह लो, या फिर लाइबिलिटी साइड का ये क्या है, नेगेटिव बैलेंस है। यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम लेस डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये हो जाएगा मेरा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हम। अगर मेरा बैलेंस नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, कह रहा है इन दिस केस डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस will be
written off, will be written off during the life of debenture against statement of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब भी मेरे पास अब रिजर्व नहीं है तो ड्यूरिंग द लाइफ, यहाँ पे वर्ड इसने ये नहीं कहा है कि अप टू, यहाँ पे ये कह रहा है कि अब क्योंकि लाइफ है तुम्हारे पास डिवेंचर की एक, और पी&एल में वो खर्चे आते हैं, मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा था हमने। मैचिंग कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि वो खर्चे लाओ जो उस पीरियड के हों, यानी कि उस पीरियड के रेवेन्यू से वो क्या करते हों, मैच करते हों। और उस पीरियड का रेवेन्यू जो लोन तुमने लिया है उस लोन से जनरेट होगा, उतना ही लॉस उससे हम करेंगे जितना उस साल का हमने माना हुआ है। तो कुल मिला के मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लाइफ में उस अमाउंट को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और उस हिसाब से जो उस साल का खर्चा बनता होगा मेरा, टोटल लॉस अगर मेरा 10 रुपये है, 5 साल टर्म है, तो पर ईयर 2 रुपये का लॉस मुझे हो रहा है, तो वो 2 रुपये मुझे हर साल में बाइफरकेट करने हैं। तो यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में हर साल पी&एल में हम उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट डाल के ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी जर्नल होगी, जो मेरी जर्नल एंट्री होगी वो हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पी&एल या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये मेरी एंट्री हो जाएगी। जो भी मेरा यहाँ पे अमाउंट आएगा वो प्रोपोर्शनेट आएगा, ये आएगा प्रोपोर्शनेट। और ये प्रोपोर्शनेट कैसे आएगा ये अभी हम नीचे देखेंगे। नीचे मीन्स कि स्लाइड के अब नीचे जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आएगा। तो यहाँ पे अब इसके 2 पार्ट हो जाएंगे मेरे। यहाँ पे 2 पार्ट हो जाएंगे। जिसमें फिक्स्ड पेमेंट ऑब्लिक लमसम ऑन रिडम्पशन। दूसरा मेरा हो जाएगा वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ये हो जाएगा मेरा सेकंड मेथड। तो यहाँ पे अब ये कह रहा है, इसको नोट डाउन करेंगे। इन दिस मेथड, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में तो सीधे सीधे राइट ऑफ कर देंगे, हमें कुछ नहीं सोचना है। नंबर ऑफ ईयर के केस में जितने भी हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा पड़ा हुआ उतना तो हम फ्रीली राइट ऑफ कर देंगे उसी साल में जिसमें हमें पता चल गया है कि हमारा रिडम्पशन के ऊपर जो है डिस्काउंट जाने वाला, वो प्रीमियम पे हम करने वाले हैं। तो उस केस में जो लॉस होगा पूरा सेट ऑफ कर लेंगे। ये केस तो तब 2 आ रहे हैं जब हमें पता है कि हमें स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से जो है क्या करना है, ओवर द पीरियड उसको राइट ऑफ करना है। तो ओवर द पीरियड अब कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे ये 2 मेथड हैं। तो पहले मेथड में कह रहा है इन दिस मेथड रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ डेट या डिवेंचर एक ही बात है, डेट विल बी मेड इन lump sum
on maturity and discount oblique loss will be written off during life of debenture, that is टोटल लॉस, जो भी मेरा लॉस है, टोटल लॉस ऑब्लिक डिस्काउंट। तो जो भी मेरा लॉस या डिस्काउंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ₹10 मेरा लॉस है, प्रीमियम 10 पे मैं रिडीम कर रहा हूँ, 5 साल मेरा टाइम है, तो ₹2 पर एनम। ऐसे ही अब मेरा जो सेकंड वाला पोर्शन है, ये वाला वेरिएबल वाला, हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन दिस मेथड यहाँ पे लमसम पे अंडरलाइन कर लीजिए और ड्यूरिंग द लाइफ इस पे अंडरलाइन कर लीजिए। फिर इसमें इन दिस मेथड रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स will be made in installment during the life of debenture and discount oblique loss will be written off in the ratio of आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे अंडरलाइन कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर्स ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द टर्म, ड्यूरिंग द ईयर या फिर टर्म या फिर पीरियड। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस जो है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम एक एग्जांपल के 2 पार्ट करेंगे, उन दोनों के हिसाब से हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इधर क्या कह रहा है और इधर क्या कह रहा है। तो इस केस में तो सिंपल है, यहाँ पे टोटल लॉस डिस्काउंट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर में हम उसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। और इस केस में यहाँ पे ये कह रहा है कि आप कैसे करेंगे, कह रहा है कि इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, कह रहा है कि हम रीपेमेंट करते रहेंगे, भले ही टर्म आपका 10 साल है पर हम क्या करेंगे उन 10 सालों तक आपको कुछ अमाउंट देते रहेंगे। तो जितना भी अमाउंट आप आपको दे देंगे उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट आपका बच जाएगा उस बैलेंस का एक रेशियो मेंटेन करिए, उस रेशियो के बेसिस पे जो भी हमारा डिस्काउंट है उसको बांट दीजिए और अपने P&L में जा कर के राइट ऑफ कर लीजिए। तो हम देखते हैं कैसे राइट ऑफ होगा यहाँ पे। इसके बाद हम ये लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे इस एग्जाम्पल के बाद में। तो सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए, एक बेसिकली एक अकाउंट बनाना है हमें। जिसको हम बोल देंगे डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे डेट
पर्टिकुलर्स और अमाउंट आपको लिखना है सेम इधर, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट आपको लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईयर 1, यहाँ बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम मान लेते हैं कि 1.5 लाख रुपए का मेरा क्या है, डिस्काउंट या लॉस है, और जो टाइम पीरियड है वो है 5 साल का। ये मेरा एग्ज़ाम्पल जो है नंबर 1 है। ये मेरे उस केस में है जिस केस में लमसम पेमेंट ऑन मैच्योरिटी हो रहा है, जहाँ पे मेरा मैच्योरिटी पे लमसम पेमेंट मुझे करना है एक साथ में। उस केस में मैं उस डिस्काउंट को 5 साल का टर्म है, 5 साल में डिवाइड कर दूंगा। सबसे पहले मेरी जो एंट्री होती है वहाँ पे वो क्या होती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, यही तो मैं एंट्री कर रहा था पीछे। सबसे एंट्री एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। जो एंट्री मैंने करी थी लॉस की, ये ऐसे ही तो करी थी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो उस केस में यहाँ पे मेरा 2 बैलेंस बीडी खड़ा हो जाएगा 1,50,000 का, या फिर इसको बीडी अभी ना कह के परसेंटेज डिवेंचर बोल देते हैं, क्योंकि इसका पेमेंट परसेंटेज डिवेंचर के साथ में होना है, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे मेरा 30,000 का मैं राइट ऑफ कर दूंगा। ये मेरा फर्स्ट राइट ऑफ हो गया है इसके हिसाब से, ये मेरा 30K यानी 30,000 है। तो ये फिर मेरा बाई बैलेंस कैरी डाउन 120 बच जाएगा। इसी तरीके से मैं हर साल में ये 150 आ जाएगा और इधर भी 150 मेरा आ जाएगा। यहाँ पे मेरा ओपनिंग बैलेंस ईयर 2 में 2 बैलेंस बीडी 120 आ जाएगा, इधर से उठ करके ये आ जाएगा। ऐसे ही नीचे तक ईयर 2 से ईयर 3, फिर ईयर 4, लास्ट में मेरा जो ईयर 5 आएगा। तो यहाँ पे फिर से मेरा बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L हो जाएगा 30,000, क्योंकि मुझे हर साल 30 राइट ऑफ करना है। तो मेरा यहाँ पे फिर बाई कैरी डाउन एक बैलेंस खड़ा हो जाएगा 90। ऐसे ही करते 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 जब मैं ईयर 5th मेरा ईयर 5 आएगा तो मेरा जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, क्योंकि 5 साल का टर्म माना है, वो बचेगा 30,000 और बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L मेरा 30,000 ही इधर बच जाएगा। मेरा अकाउंट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, मेरा पूरा का पूरा बैलेंस जो है वो राइट ऑफ हो चुका होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L के थ्रू, जो लॉस मेरा खड़ा हुआ था अभी तक बुक्स में। तो ये इस तरीके से मेरा अकाउंट बना लेंगे, पूरा बनाएंगे। ये शॉर्टकट मैंने कर दिया, आप लोग शॉर्टकट नहीं करेंगे, पूरा नीचे तक बनाएंगे और आखिरी में आपकी बैलेंसिंग फिगर ये 5th ईयर में 30,000 आएगी, उससे आप इधर 30,000 को मैच करा देंगे, आपका ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये तो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, लमसम का केस था ये मेरा। अगला जो मेरा केस है एग्जाम्पल नंबर 2, वो केस है मेरा वेरिएबल का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये है फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल और फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। यहाँ पे हम एक ड्यूरेशन मान लेते हैं 3 4, ये 5 साल की मेरी ड्यूरेशन हो गई है। मेरा ईयर स्टार्ट कर लेते हैं हम
1/4/2016 से, तो 5 साल मेरे पूरे होंगे जाके 2021 में, 31/3/2021। यहाँ पे हो जाएगा 31/3/16, 31/3/17, 31/3/18, 31/3/19, 31/3/20 और 31/3/21। यहाँ पे मेरा 1 लाख डिवेंचर, 10 लाख के रुपीज़ के डिवेंचर्स मैं इशू कर रहा हूँ। डिवेंचर इशू हो जाएगा ये। डिस्काउंट जो मैं दे रहा हूँ, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस 1.5 लाख का। और जो पेमेंट अब मेरी हो रही है वो हर साल हो रही है 2 लैक्स और ईयर एंड पे 2 लैक्स। तो ये सारे 5 साल के जब हम मिला देंगे तो यहाँ पे मेरा जो टोटल पेमेंट हो जाएगा वो इन सब को मिलाने के बाद में 10 लैक्स कंप्लीट हो जाएगा, 10 लैक्स। तो यहाँ पे अब ये कह रहा है फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड है यहाँ पे ये। तो ये मेथड बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब आप पहले से ही पे कर रहे हैं 2-2 लाख 2-2 लाख 2-2 लाख, तो बर्डन जो है मेरा वो अलग तरीके से आना चाहिए। क्योंकि अब आप लास्ट ईयर में तो पे नहीं कर रहे हैं, आप हर साल में कर दे रहे हैं और बचता कितना है, कम बचता है। हर साल में बैलेंस मेरा क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस। तो यहाँ पे बैलेंस भी मेरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसके लिए आप क्या करिए, एक बाइफरकेशन की स्टेटमेंट बना लीजिए। बाइफरकेशन स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑन इशू, बेसिकली ये एक रेशियो स्टेटमेंट है। इस रेशियो स्टेटमेंट के अंदर आप एक टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल एग्ज़ाम में ड्रॉ करें, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी वेटेज कितनी है। तो कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, एक वर्किंग नोट बना करके इसको वर्किंग नोट के हिसाब से ऐसे करके बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ईयर्स लिख लीजिएगा। यहाँ पे मेरे डिवेंचर आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे, डेट आउटस्टैंडिंग, रेशियो ये आप पूरा ही नोट करिएगा, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। ऐसे नोट करने में बाद में कन्फ्यूज़न हो जाती है। रेशियो के बाद डिस्काउंट या फिर लॉस मेरा पर एनम जो बनेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ईयर मेरा है पहले 16-17, टोटल मेरे नंबर ऑफ़ ईयर्स है 5, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 यानी 20-21। पहले साल में तो मेरे डिवेंचर आउटस्टैंडिंग थे 10 लाख पूरे साल में। उसके बाद मैंने 2 लाख पे किया, यानी कि मेरे कितने बच गए, ये बच गए 10 - 2, 8 लैक्स, फिर बचेंगे 6 लैक्स, फिर बचेंगे 4, फिर बचेंगे 2 लैक्स। यहाँ पे रेशियो जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है 10, 8, 6, 4, 2। यहाँ हम इसको कह सकते हैं 5, 4, 3, 2, 1। ये मेरा रेशियो आ गया है। इस रेशियो के बेसिस पे मैं अपने 1.5 लाख रुपए 5/15 बांट दूंगा। पहले साल में 50,000 मेरा आ जाएगा राइट ऑफ होने का बैलेंस, फिर 40 आ जाएगा, फिर 30, 20 एंड लास्ट ईयर में 10 आ जाएगा। अब जो ऊपर हमने इसके बाद अकाउंट ड्रॉ किया था ऑलरेडी, आप लोगों को अलग ड्रॉ करना है। यही सेम अकाउंट आप बनाइए, डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यही सेम पर्टिकुलर्स बनाइए। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बनाइए। उसके बाद यहाँ पे ये तो ओपनिंग बैलेंस तो मेरा 1.5 लाख ही आ जाएगा। यहाँ पे जो मैं राइट ऑफ करने वाला हूँ अब पहले साल में, अब जो राइट ऑफ होगा वो 30 ना होकर के कितना हो रहा है, वो हो रहा है 50,000। 50,000 में 1.5 लाख में 50 माइनस करिए, 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 लाख आने के बाद जो है ये टोटल मेरा 150 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में इसी तरीके से यहाँ पे 1 लाख बच जाएगा ओपनिंग बैलेंस मेरा 120 की जगह, और यहाँ पे 30 की जगह मेरा 40 आ जाएगा। यहाँ पे मेरा वेरिएबल प्रोपोर्शन आ रहा है, ये 40 आ जाएगा, 40 रिमेनिंग बच जाएगा यहाँ पे 60,
टोटल कितना हो जाएगा 1 लाख। तो ऐसे करते 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 लास्ट जो मेरा 5th ईयर आएगा, यहाँ 5th ईयर में मेरा बचेगा 10,000 और लास्ट में 10,000 ही मेरा राइट ऑफ होना होगा और यहाँ पे मेरा अकाउंट ये क्लोज़ हो जाएगा टोटल बेसिस पे। ये अकाउंट मेरा क्लोज़ हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से मेरा जो डिवेंचर का ये कंसेप्ट है यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गया। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट जो मुझे ऐसा लगता है अभी रह गया है, इंटरेस्ट का। अगर कहीं पे कोई केस आएगा तो इंटरेस्ट हम देखेंगे कि इंटरेस्ट के केस में हमें क्या एंट्रियाँ करनी होती हैं। तो जो अब हमारा थर्ड जो हमारा लेक्चर आएगा वो हमारा फाइनल लेक्चर होगा। उस लेक्चर में थर्ड पार्ट में हम देखेंगे एक तो जो हमारे एक्सटेंसिव क्वेश्चन हैं, जो फुल फ्लेश क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो इंस्टीट्यूट की बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं हम वो करेंगे। साथ साथ उन क्वेश्चंस को करने से पहले हम एक जो इंटरेस्ट का भी हमारा कंसेप्ट रह गया है, इंटरेस्ट की भी एंट्रियाँ हमें पास करनी होती है, इंटरेस्ट ड्यू की, क्योंकि डिवेंचर्स के केस में कंपनी को इंटरेस्ट भी बराबर से पे करना होता है। वो डिपेंड करता है कि हाफ ईयरली पे करना है, एनुअली पे करना है। देखिए रिकॉर्ड तो हम एनुअली कर लेंगे जनरली, बाकी हमें ये निकालना पड़ेगा कि हाफ ईयरली हम इंटरेस्ट पे करते हैं, उसका रिडम्पशन किस तरीके से है, फ्लक्चुएटिंग है या फिर फिक्स है हमारा, या वन टाइम लमसम है। तो उस तरीके से हम इंटरेस्ट की एक कंसेप्ट हमारा इसमें और बचता है, वो करने के बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही और आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रिमेनिंग पार्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। और आप मैंने जैसा कि बताया है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लें। मैं आने वाले टाइम में धीरे धीरे सारे ही वीडियो धीरे धीरे जो मेन टॉपिक है हमारे वो यहाँ पे डालूँगा। तो और किसी की भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेज सकता है। उसके अलावा मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस पर भी मुझे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, इनकेस अगर कॉल नहीं हुई उठता है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।